आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। ये हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली यूपीएससी ने किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। 2017 का ये क्वेश्चन है, जहां ये पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया में बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी देखी जाती है और ये बहुत लंबे समय से देखी जा रही है। तो ऐसे क्या मेजर रीजंस हैं कि आर्म्ड इंसर्जेंसी अभी भी सरवाइव कर रही है। तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स पूछे थे या रीजंस पूछे थे। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर आप इसमें कुछ 7-8 पॉइंट्स अच्छे से लिखते हैं विद एग्जांपल एंड विद गुड कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन, सो वो बहुत ही अच्छा आंसर होगा। बट एग्जैक्टली इंसर्जेंसी क्या है और वो टॉपिक कैसे डेवलप होता है हमारी कंट्री में और कैसे ये एक प्रॉब्लम और थ्रेट बन गया है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये क्वेश्चन तो थोड़ा एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन कभी कभी घुमा करके भी पूछे जा सकते हैं और इंडिविजुअल स्टेट्स को लेकर भी पूछा जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हम ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स किस तरह से एग्जिस्टेंस में आती हैं, उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। सेकंड पॉइंट हम उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले प्री इंडिपेंडेंस उनका क्या स्टेटस था और पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐसे क्या फैक्टर्स बनते हैं कि वो इंसर्जेंट ग्रुप्स बन जाते हैं। इंसर्जेंसी क्या है कि एक रिबेलियन है, जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं कि विद्रोह करना। तो विद्रोह किसके खिलाफ होगा? सरकार के खिलाफ होगा, गवर्नमेंट के खिलाफ होगा या किसी अथॉरिटी के खिलाफ होगा। तो वो फैक्टर्स, वो रिस्पॉन्सिबल रीजंस कि इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में बन रही है या पनप रही है, वो हम देखेंगे। कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से था डायरेक्टली कि ऐसे कौन से मेजर रीजंस हैं। तो ये वाला पार्ट आपका सेटिस्फाई करता है उस क्वेश्चन को। बट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बाकी हम देखेंगे कि इंसर्जेंसी का क्या इम्पैक्ट किस तरह से स्टेट्स पर पड़ रहा है, कौन कौन से मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि नागालैंड और मणिपुर के इश्यूज क्या हैं। नागालैंड करंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ तो 2015 में एक नागा एकॉर्ड भी साइन हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वहाँ की जो पार्टीज़ हैं या लोकल लोग हैं जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ हुआ है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट and this can be quoted in one of your answers and this gives a very good impact to your paper. So शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन सी हैं। ये मैप आपको ना माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। सब बोलते हैं कि 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, लेकिन एक्चुअली में ये 8 स्टेट्स हैं टोटल, क्योंकि सिक्किम को भी हमें इसमें इंक्लूड करना है। 7 सिस्टर स्टेट्स ये वाली हैं, ये 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। जहां आप देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश, इसकी बाउंड्री चाइना के साथ है और इधर म्यांमार के साथ है। इधर नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मणिपुर एंड मणिपुर के नीचे मिजोरम। ये तीनों लाइन से म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। मिजोरम की खास बात यह है कि इधर म्यांमार आता है और इधर बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश देखिए वो ईस्ट पाकिस्तान ही था 1971 तक, और 71 के बाद वो बांग्लादेश नाम उसका बनता है। पॉइंट यह है कि पाकिस्तान जब वो था इससे पहले, तो पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा है इस रीजन में, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि आज इस तरीके के इश्यूज यहाँ पर देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के रीज़न हिस्टोरिकल भी हैं, जोग्राफिकल भी हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। इसके साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल है, और कहीं ना कहीं हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्होंने भी हमारे इस तरीके की इंसर्जेंसी को बहुत ज़्यादा फ्यूल किया है, और वहाँ आर्म सप्लाई करे हैं, किसी तरीके से मॉनेटरी हेल्प हो, कहीं भी ट्रेनिंग देनी हो, उसमें भी रोल आता है। और हम इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि चाइना का रोल भी यहाँ पर है। इसके अलावा अगर आप देखो तो एथनिक एंड कम्युनल इश्यूज भी यहाँ पर है रीजंस कि हमारे यहाँ पर इंसर्जेंसी इस तरह से हो रही है। हम इन सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके का अगर आपको मैप क्लियर है तो आपको ये टॉपिक समझने में आसानी रहेगी। अब इसका मैप के साथ साथ अब आप देखिए कि कंट्री में टोटल एरिया कितना आता है। तो 8% हमारी कंट्री का टोटल एरिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का है, क्लियर। लेकिन सिर्फ 4% पॉपुलेशन है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रहती है। मतलब इसकी टोपोलॉजी, इसको जो ज्योग्राफी है एरिया की, ये बहुत ही यूनिक है, और ये बनाती है इस रीजन को
इतना यूनिक कि आज ये प्रॉब्लम यहाँ पर सरवाइव कर रही है, आज ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखी जा रही है। इन सभी फैक्टर्स के साथ हम देखेंगे इस टॉपिक को डिटेल में, राइट। अब इसके अलावा जो एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 99% जो बॉर्डर है इस रीजन का वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस मैप के साथ। आप देखो यहाँ से अगर हम शुरू करें सिक्किम से लेकर के, और इधर अरुणाचल, और अरुणाचल से लेकर के म्यांमार का बॉर्डर आ जाता है, और इधर बांग्लादेश आ जाता है पूरा। तो आप देखो 99% ऑफ द बॉर्डर जो है इन स्टेट्स का ये सीधे सीधे इंटरनेशनल बॉर्डर है। सिर्फ ये 21-22 किलोमीटर का जो एरिया है, ये 22 किलोमीटर का जो एरिया है, इसे हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या इसको इनफॉर्मली ये भी बोला जाता है ये चिकन नेक है। मतलब ये एक चिकन की नेक की तरह है। अगर किसी तरीके से हमने कोई भी कंट्री, आसपास के हमारे कुछ कंट्रीज हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि अगर किसी तरीके से वो इस एरिया को कैप्चर कर लें तो वो पूरे इंडिया के इस पार्ट को, इस गर्दन को दबा सकते हैं, इस हेड को दबा सकते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू। क्योंकि पॉइंट ये है हमारी कंट्री का जब डिवीजन हुआ, जब बंटवारा हुआ, तो वो इस तरह से हुआ कि डेनियल रेडक्लिफ ने जो लाइन खींची, और वो इस तरह से खींची कि इंडिया का सिर्फ इतना सा पोर्शन ही था 22-23 किलोमीटर का जो इस पूरे नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से कनेक्ट करता था। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हमारी कंट्री यहाँ से यहाँ जाने में, उस गवर्नेंस को, डेवलपमेंट को या इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुई। दीज आर द फैक्टर्स। देखिए आज ये इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो कि हमारे कंट्री का यहाँ से जो कनेक्शन है वो एक वीक पॉइंट है, जो बाकी कंट्रीज भी, आसपास की नेबरिंग कंट्रीज भी इस बात को जानती हैं। क्लियर। यहाँ पर अगर हम देखें तो 475 एथनिक ग्रुप्स हैं और कम से कम नहीं तो 400 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आप देखो सिर्फ 4% पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया इसका क्या है, टोपोग्राफी इसकी क्या है, हिली एरिया है। आपको पता है यहाँ एवरेस्ट भी आते हैं, ठीक है। तो इतना हिली एरिया होने के बाद सिर्फ 4% पॉपुलेशन है, तो एट द एंड होगा क्या, एक हिल है, दूसरा हिल है, तीसरा हिल है, तो बीच में वैलीज में कौन बसेंगे, ट्राइब्स रहेंगी। अब क्या होता है कि एक ट्राइब और दूसरी ट्राइब का आपस में इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। जब वो इंटरेक्शन इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली व्हाट द हैपन, देयर कल्चर विल ग्रो डिस्टिंक्टली फ्रॉम द अदर। और जब कल्चर डिस्टिंक्ट होगा, एथनिक ग्रुप्स डिफरेंट हो जाएंगे, उनके तरीके रहना खाना थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, तो देन देयर विल बी क्लैशेस। इट इज मोर और लेस दीज रीजंस ऑल्सो जिसने इंसर्जेंसी को हमारी कंट्री में क्या किया है, फ्यूल भी किया है। क्लियर। तो अब ये आपको एरिया समझ में आ गया है, इसकी टोपोग्राफी समझ में आ गई है। आई थिंक अब इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स बनी है, जितनी भी स्टेट्स यहाँ हैं, ये स्टेट्स कब बनी और किस सीक्वेंस में बनी, ये आपको हेल्प करेगा इस टॉपिक को समझने में। जैसे कि आसाम आज़ादी के साथ ही 1947 में एक स्टेट घोषित कर दिया गया, लेकिन आसाम के साथ साथ बाकी स्टेट्स बाद में बनी है। पहले सिर्फ एक आसाम का ही बड़ा रीजन था, और ये रीजन जो ऊपर का है इसे हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन या एरिया बोलते थे, ठीक है। ये एरिया बाद में 1972 के बाद इसको अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया गया। क्लियर। तो होता क्या है कि 1960 में आसामीज लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज बोल दिया जाता है। क्लियर। अब जब इतने बड़े एरिया की स्टेट लैंग्वेज को आसामीज बोल दिया जाएगा तो बाकी ग्रुप्स को क्या होगा, बाकी कल्चरल एथनिक ग्रुप्स को क्या होगा, बहुत ही इन्फीरियर फील होगा। उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है क्या कहीं ना कहीं स्टेक पे आ जाती है, एंड दैट क्रिएटेड दिस कन्फ्लिक्ट समवेयर। जहां पर नागालैंड जो था उसको 1963 में स्टेट बनाया गया। इसके बाद आप बाकी स्टेट्स देखिए, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 3 ऐसे रीजन्स हैं जिन्हें स्टेट बनाया जाता है। क्लियर। एंड देन एस्पिरेशंस जब और रीजन्स की बढ़ती है तो हम देखते हैं कि मिजोरम 1987 में बनता है। देर आर स्टिल सम रीजन्स जो अपने आप को इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, एंड उसकी ये सारी लड़ाई है। सिक्किम एक अलग पार्ट है विच इज एडेड टू द नेशन इन 1975, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्जेंसी के इतना इश्यूज नहीं है हमारी कंट्री में। जो इंसर्जेंसी का इशू बेसिक है वो यहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। क्लियर। ये हमें अच्छे से पढ़ना है। पर्टिकुलरली हम नागालैंड और मणिपुर को इस टॉपिक में कवर करेंगे। अब आपने देख लिया कि किस तरह से स्टेट्स बनी है, तो अब इस सीक्वेंस में आप इस टॉपिक को पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि एक के बाद एक क्या हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा में।
प्री इंडिपेंडेंस एरा में हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने बाद में जाकर के इस रीजन को, नॉर्थ ईस्ट रीजन को अपने अंदर क्या किया, कंट्रोल में लिया। उससे पहले तक क्या था कि ये रीजन ब्रिटिशर्स के इतना ज़्यादा कंट्रोल में नहीं था। तो लेटर स्टेज में वो इस यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अहोम किंगडम था जो इनिशियली था, और अहोम किंगडम इतना बड़ा किंगडम था जो आसाम का किंगडम, आसाम रीजन और आसपास के रीजन में था। इतना बड़ा किंगडम था वो कि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मुगल्स को मल्टीपल टाइम डिफीट किया था। क्लियर। और ब्रिटिशर्स की भी जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी कुछ नॉन इंटरफेरेंस की थी। ब्रिटिशर्स का मानना था कि इस रीजन में हमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, और बहुत सारे डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं जिनको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिटिशर्स ने क्या एक्सप्लॉइट किया, टी प्लांटेशन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। क्लियर। एंड आसाम को ही एक बड़ा रीजन मान करके आसाम को 1874 में एक प्रोविंस की तरह एस्टेब्लिश किया। क्लियर। कंट्रोल पहले आ गया था रीजन पर, लेकिन धीरे धीरे करके आसाम को 1874 में एक पूरा प्रोविंस बनाया गया। बाकी सब बंगाल के एक्सटेंशन की तरह देखे गए। क्लियर। और ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से क्या किया, अपनी पॉलिसी से आइसोलेट कर दिया इस नॉर्थ ईस्ट पार्ट को, जो ट्रेडिशनली भूटान और म्यांमार से कहीं ना कहीं लिंक्ड था। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस दे दिया कहीं ना कहीं। ये स्टेटस दे करके आसाम को एट द एंड 1874 में प्रोविंस बना दिया। अब आसाम ही है जो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं, बाकी ट्राइब्स का क्या, बाकी रीजन्स का क्या, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल या इधर मिजोरम मणिपुर की तरफ उस इन रीजन्स का क्या, वहां पर बस ये माना जाता था कि ट्राइब्स हैं, और इन ट्राइब्स को क्या है कि जंगलों में रहती हैं, इनको अब इनके हवाले ही छोड़ दिया जाए, इनमें ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करी जाए। लेकिन क्या किया ब्रिटिशर्स ने, मिशनरीज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एक्टिव किया। मिशनरीज जिस तरह से यहाँ पर आते गए, अलग अलग सेटअप बनते गए, वो यहाँ पर एस्टेब्लिश होते गए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोग्राफी है वो डेमोग्राफी आज़ादी के समय 1947 से अगर हम 2011 में देखें तो ये डेमोग्राफी बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट कर चुकी है क्रिश्चियनिटी की तरफ। पहले ये माना जाता था कि ट्राइबल्स का एज सच कोई बहुत बड़ा, ट्राइबल्स का कोई बड़ा रिलीजन नहीं है, दे आर प्रेइंग द नेचुरल फोर्सेस। बट धीरे धीरे क्या हुआ, मिशनरीज का जब यहाँ पर रोल आता है तो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स देखे जाते हैं, हिंदूज़ में भी कन्वर्जन देखे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी को यहाँ प्रमोट किया जाता है। क्रिश्चियनिटी जब प्रमोट होती है तो 2011 में हम देख सकते हैं कि इस रीजन में क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है। क्रिश्चियन पीपल जब बहुत ज़्यादा हैं तो उनके अंदर एजुकेशन है। इवन व्हेन वी सी कि ये एरिया इतना डेवलप्ड नहीं है, तब भी हम यहाँ पर एजुकेशन रेट हाई देखते हैं। इसका रीज़न यही है कि क्रिश्चियनिटी प्रमोटेड एजुकेशन, विच इज़ गुड, राइट। बट दिस हैज़ बिकम एन इशू समवेयर, क्योंकि अब कुछ ट्रेडिशनल ट्राइब लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी एथनिसिटी को कोई खतरा है। मैं सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं कह रहा हूँ, डिफरेंट रिलीजन्स भी हैं, बट ये रिजल्ट कर रहा है एट द एंड कम्युनल फ्रिक्शंस को, राइट। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का इसमें यहाँ इन्फ्लुएंस क्या रहा और प्री इंडिपेंडेंस में किस तरह से ये चीज़ें हुई। आगे अगर हम देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो आसाम ही था, और उसकी दो प्रिंसली स्टेट्स थी, मणिपुर और त्रिपुरा। इसके अलावा जितने भी पार्ट थे मैंने आपको बता दिया, सब आसाम के अंदर आते थे। और जब आज़ादी के बाद इन सभी रीजन्स को एक साथ मिलाया गया और मेन स्ट्रीम इंडिया के अंदर इनका अपना पार्ट बनाया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, जो वहाँ के ट्रेडिशनल ट्राइबल पीपल थे, तो उन सभी लोगों के अंदर एक रिसेंटमेंट आया कि नहीं, हम तो ये मानते थे जब ब्रिटिशर्स जाएंगे तो हमें एक सेपरेट आइडेंटिटी, एक सेपरेट स्टेट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और कंट्री ने कहीं ना कहीं, इंडिया ने हमें अपने साथ जोड़ लिया है, जहां हमारी अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। क्लियर। ऐसा यहाँ के लोगों का अभी इंसर्जेंट ग्रुप्स का मानना है। इंसर्जेंसी शुरू कहाँ से होती है मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि नागा हिल्स, नागालैंड से कहीं ना कहीं, नागा ट्राइब से कहीं ना कहीं ये इंसर्जेंसी शुरू होती है, और इसके जो मेन लीडर हैं फीजो नाम के लीडर से होती है। ये उनकी फोटोग्राफ है यहाँ पर, और इस तरीके का एक ग्रुप क्रिएट हुआ 1947 में, जिसे हमने बोला नागा नेशनल काउंसिल, और उसने तो अपने आप को क्या किया, इंडिपेंडेंट भी डिक्लेयर कर लिया 1947 में आज़ादी के बाद। अब पूरी स्टोरी क्या है वो हम देखते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया है कि एट द एंड लोगों के अंदर एक ऐसी फीलिंग थी कि हम इंडिपेंडेंट ही हैं। ब्रिटिशर्स ने भी कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाई, और अगर आप देखो तो आसाम का तो नाम आता है कहीं ना कहीं
इंडियन नेशनल स्ट्रगल में, फ्रीडम मूवमेंट्स में कुछ लेकिन सेपरेट आइडेंटिटीज़ हैं जो आज़ादी के लिए लड़े, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी हैं उनके, लेकिन कुछ नाम को छोड़कर और कुछ रीजन को छोड़कर पूरे नॉर्थ ईस्ट को जब आप देखते हो तो इतना ज़्यादा रोल मेन स्ट्रीम इंडिया के आज़ादी की लड़ाई में नहीं था। कुछ तो रीजन्स ऐसे हैं जो मानते थे कि हम हैं ही आज़ाद, हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही नहीं है, तो देर वॉज नो फीलिंग, देर वॉज दैट फीलिंग ऑफ बीइंग एन इंडियन, गेटिंग एन इंडिपेंडेंस वॉज मिसिंग समवेयर। ये भी एक कारण है कि उन्हें अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाने का मौका मिलता है जब उन्हें लगता है कि देश आज़ाद होगा, ब्रिटिशर्स जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब ऐसा नहीं हो पाता और इंडिया के अंदर उनका इंटीग्रेशन हो जाता है तो दे फील समवेयर अनॉयड, दे फील कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। ये एस्पेक्ट जब हमें समझ में आ गया है तो अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स एग्जैक्टली क्या क्या है। अब हम एक एक फैक्टर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू टोपोग्राफी। अगर हम आसाम का रीजन और थोड़ा त्रिपुरा का रीजन देखें तो वो प्लेन रीजन है यहाँ पर, लेकिन ये पूरा रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हिल्स। इस तरीके का जब हॉट एंड वेट क्लाइमेट है तो हम देखते हैं कि इस तरह के हॉट एंड वेट क्लाइमेट में क्या होगा, फॉरेस्ट होगा, और जब भी फॉरेस्ट रीजन होगा तो देयर विल बी ट्राइब्स। इस तरीके की ज्योग्राफिकल फैक्टर्स प्लस यहां पर जो रिवर फ्लो कर रही है जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा, उसका जो पानी है वहां फ्लड्स बहुत आते हैं, उसका पानी जो है प्लस एंड माइनस होता रहता है और जिसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा इस रीजन में फ्लड्स आते हैं। जब इस तरीके की ज्योग्राफी है तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इंडिया जब आज़ाद हुआ उसके बाद उसके पास रिसोर्सेज की ऑलरेडी कमी थी और आप चिकन नेक कॉरिडोर आप देख ही रहे हो 22 किलोमीटर का था। जब भी ब्रह्मपुत्रा में इस तरीके का वाटर राइज होता था तो इस रीजन में क्या होता था, बाढ़ आ जाती थी, और जब भी बाढ़ आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 2-3 महीने के लिए रुक जाता था। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का रीजन इंडिया से कट ऑफ हो जाता था। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है आसपास की कंट्रीज़ ने, वो आज भी करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, ये आपको पता लग गया है। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से आपको मैंने ये भी बता दिया कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स दे ग्रो एंड देयर कल्चर ऑल्सो ग्रो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज एथनिक क्लैशेस अमंग ट्राइबल्स। मैंने आपको बताया कि जब इतने सारे एथनिक ग्रुप्स होंगे और इतने सारे ट्राइबल ग्रुप्स होंगे सो दे विल हैव सम पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, और उन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की वजह से उनके बीच में क्लैशेस होंगे। इंसर्जेंसी का एक रीज़न पॉलिटिकल पावर कहीं ना कहीं गेन करना भी है और अपने ग्रुप को प्रमोट करना है। तो जब ट्राइब्स के बीच में ऐसा कन्फ्लिक्ट आएगा और बाकी जब आसपास के कंट्रीज उसे सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्लियर। आपको पीछे बता ही दिया गया है कि कितने नंबर ऑफ ट्राइब्स यहाँ पर और कितने एथनिक ग्रुप्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि ये ट्राइबल वे ऑफ लाइफ जो होगी इसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या होगा, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। प्लेन एरिया में आप किसी भी तरीके के एग्रीकल्चर के फील्ड्स को ग्रो कर सकते हो, लेकिन आप हिली एरियाज में इस तरह के एग्रीकल्चर को इकोनॉमिकली सफिशिएंटली प्रमोट नहीं कर पाओगे। तो ये रीजन इन प्रॉब्लम्स की वजह से इकोनॉमिकली भी ग्रो नहीं कर पाया। अब क्या होगा कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी नहीं लग पाएंगी। जब यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं लग पाएंगी, एग्रीकल्चर प्रॉपर मार्केट नहीं हो पाएगा, तो इकोनॉमिकली ये सेक्शन क्या रह जाएगा, ये एरिया क्या रह जाएगा, वीक रह जाएगा। और अल्टीमेटली टोपोग्राफी की वजह से तो वैसे भी गवर्नमेंट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं लगा पा रही। कहीं ना कहीं ट्रेन्स, रोड्स, इस तरीके के हाईवेज, ये अभी भी एक लैक्यूना है कि ये डेवलप इतने अच्छे से नहीं हो पाए हैं जितना बाकी मेनलैंड इंडिया में है। दो गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट, अब आज चीज़ें बहुत बेटर है, लेकिन वो अब से 50 साल पहले इतनी अच्छी नहीं थी। क्लियर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज डेवलपमेंट इश्यूज। डेवलपमेंट इश्यूज यही हैं जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करे कि किस तरह से कंट्री में यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है इस रीजन में। सो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये जो बेसिक रीजंस हैं, ये रीजन इंसर्जेंसी के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। यू शुड नो कि जो रीजन्स इतने ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जैसे कि पंजाब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, या हम कह सकते हैं कि बाकी रीजन्स जो कंट्री के सेंट्रल प्रोविंस है, उत्तर प्रदेश का रीजन, महाराष्ट्र का रीजन जो कंपैरेटिवली ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पर इंसर्जेंसी के इस तरह के इश्यूज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंसर्जेंसी के इश्यूज़ हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि उनकी एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हो पाई हैं, कंट्री ने उनके लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं है। दे नीड टू टेक द पावर इन देयर ओन हैंड, और क्योंकि वो एथनिकली इतने डिस्टिंक्ट हैं बाकी कंट्री से, दे शुड बी आइदर गिवन अ सेपरेट स्टेटहुड, या वो अपने आप में एक कंट्री बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो सेसेशनिस्ट एंड सेपरेटिस्ट
दोनों तरीके की टेंडेंसी यहाँ के लोगों में आती है। नेक्स्ट फैक्टर्स देखते हैं, आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट। आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे होगा? इंडिया में डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है, लेकिन वहीं अगर हम चाइना की तरफ से देखें तो यहाँ पर प्रमोशन होता है कम्युनिज्म का। अब अगर हम यहाँ देखें तो इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू हमारे इंडिया के मेनलैंड से। तो जब उसकी प्रोपेंसिटी कंपैरिजन में चाइना की तरफ ज़्यादा है तो इस तरीके की आइडियोलॉजी के कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, और ये आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी प्रमोट करता है इस इंसर्जेंसी को। रीजनल एस्पिरेशंस में बता ही चुका हूँ, जैसे बोडो ग्रुप है, इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन टुडे। एक टाइम पे बोडो ग्रुप, बोडो लैंग्वेज बोलने वाले बहुत लोग थे, लेकिन आज उनका नंबर डिक्रीज कर रहा है। जब उनका नंबर डिक्रीज कर रहा है तो उनको लगता है कि इन फ्यूचर देयर एथनिक आइडेंटिटी इज इन थ्रेट। उन्हें खतरा है कि किस तरह से लोग यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। आसाम से रिलेटेड आपने एक इशू और देखा होगा, इलीगल इमिग्रेशन का। ऐसा हम देखते हैं कि बांग्लादेश से बहुत सारे बंगाली मुस्लिम्स दे आर इलीगली इमिग्रेटिंग इन द आसाम रीजन, और आसाम की भी डेमोग्राफी चेंज हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दिस हैज़ रिजल्टेड इन टर्मोइल एंड कन्फ्लिक्ट इन दिस एरिया। इसके अलावा गोरखालैंड, ये एक रीजन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से अलग सेपरेट स्टेट या अलग सेपरेट ग्रुप बनाने की यहाँ पर बात आ रही है। तो रीजनल एस्पिरेशंस बहुत हैं, अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट करना, अपनी आइडेंटिटी के लिए नया स्टेट, नया कंट्री की डिमांड करना, ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है जो इंसर्जेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अल्टीमेटली लैक ऑफ गवर्नेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही। जैसे मैंने बताया कि इंडिया के पास रिसोर्सेज ऑलरेडी कम थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्यूना रहा वहाँ पर, और लोगों तक ग्राउंड लेवल तक चीज़ें इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाई। जितनी तेज़ी से मेनलैंड इंडिया ग्रो किया उतनी तेज़ी से हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन नहीं ग्रो कर पाया। वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाया, वहाँ पर प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ नहीं हो पाए, लोगों को जॉब नहीं मिल पाई। अब आप सोचो कि जहाँ एजुकेशन इतनी ज़्यादा है और वहाँ पर जॉब्स नहीं हो तो कितना ज़्यादा रिसेंटमेंट आ जाएगा लोगों के अंदर। दिस इज़ वॉट हैपेंड एट दिस प्लेस लीडिंग टू इंसर्जेंसी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं है। दे नीड टू टेक दिस पावर इन देयर ओन हैंड एंड दे नीड टू डू रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, तो ये आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरीके से वो पैसा देते हैं कंट्री में, किस तरीके से वो आर्म्स देते हैं। ये 2015 का है, जहाँ पर ये देखा गया कि इस तरीके के रीजन में क्या हुआ कि एक अटैक हुआ मणिपुर रीजन में, और फिर इंडिया ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी म्यांमार में जाकर। और म्यांमार में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो इस तरह से कैंप एरियाज थे टेररिस्ट के या इंसर्जेंट ग्रुप्स के, और उनके अगेंस्ट म्यांमार में जाकर इंडिया ने ऑपरेशंस चलाए। तो इंडिया इट्स नॉट लाइक कि ये इंडिया के अंदर ही हैं लोग, दे आर आउटसाइड इन द पेरिफेरी एज वेल। मैं अभी आपको फोटोग्राफ में दिखाऊंगा किस तरीके से ये लोग इंडिया की बाउंड्री के डिफरेंट हमारी नेबरिंग कंट्रीज में भी फैले हुए हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम्स जो इंसर्जेंसी को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। अब आपसे बात करेंगे आफ्स्पा की। आफ्स्पा क्या होता है? आफ्स्पा की फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर। ये एक एक्ट है। जब भी एक एरिया डिस्टर्ब्ड बोल दिया जाता है कि ये एरिया क्या है, डिस्टर्ब्ड है, तो उस एरिया में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं, जैसे कि ये किसी को भी शूट कर सकते हैं, शूट टू किल। दिस इज वेरी थ्रेटनिंग बेसिकली, लेकिन ये पावर दी जाती है इस एक्ट के थ्रू। आर्म फोर्सेस को, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को ये पावर भी दी जाती है कि किसी की भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी, किसी भी घर में घुस के सर्च करें, ठीक है, किसी को भी अरेस्ट कर लें विदाउट वारंट, और ये सब करने के बाद लीगल इम्यूनिटी भी मिलती है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है तो उसको लीगल इम्यूनिटी भी मिल जाती है कि अब आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा जस्ट बिकॉज कि आप आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंदर आते हो, तो आपको इम्यूनिटी भी है वॉट एवर यू डू। नाउ दिस इज अ वेरी थ्रेटफुल एक्ट। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बहुत ही खतरनाक एक्ट है, क्योंकि अगर किसी को भी मारने की आज़ादी मिल जाती है तो आर्म्ड फोर्सेज विल जस्ट शूट, और जब वो ऐसा करती हैं तो इनोसेंट लाइफ्स भी जा सकती हैं। सी इन दिस कंट्री, इन आर इंडिया, फंडामेंटल राइट है एक आर्टिकल 22।
ये बताता है कि आर्बिट्री अरेस्ट और आर्बिट्री डिटेंशन नहीं हो सकता, ये एक फंडामेंटल राइट है। बट जब ये आफ्सपा लग जाता है तो ये फंडामेंटल राइट की कोई वैल्यू नहीं है। एंड दिस इज द रीज़न कि इस वजह से कुछ इनोसेंट लोग हैं या इस तरीके के ये रीज़न है जिस वजह से कुछ इनोसेंट लोगों की भी जानें गई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कौन गलत और कौन सही। इस एक्ट की वजह से ये भी देखा गया है कि आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ किया है। ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर इस तरह से पावर नहीं दी जाएगी तो इंसर्जेंसी को क्या होगा, कंट्रोल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आफ्सपा लगाने का मतलब है ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। बट हमने ये देखा है कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया जब एक बार घोषित कर दिया जाता है तो फिर उसे हटाया नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था 2017 में कि सीबीआई एक एसआईटी का बैठक बनाए, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, जो ये देखे कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं क्या ये जस्टिफाइड हैं या नहीं है, और ये आफ्सपा को स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए लगाया जाए। गवर्नमेंट को ऐसा बोला भी गया, लेकिन क्या होता है कि ये इस तरीके की चीज़ें इतनी आसानी से नहीं हटती। बहुत से लोग हम देखते हैं कि दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पर पीपल कम, दे डिस्कस, दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, बट गवर्नमेंट इस तरह से आफ्सपा एक्ट को नहीं हटाती है। एंड दिस इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिसेंट एंड रिसेंटमेंट इन द पीपल, क्योंकि उनके लोग, उनके फैमिली मेम्बर्स, दे आर अफेक्टेड बाय दिस, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम जो इंसर्जेंसी को और भी ज़्यादा फ्यूल करती है, जो इंसर्जेंसी को रोकने में भी हेल्प करती है लेकिन कहीं ना कहीं उसे फ्यूल भी करती है। क्लियर। नेक्स्ट इज मीडिया सपोर्ट। मीडिया का भी सपोर्ट होता है, कभी कभी इतना ज़्यादा सपोर्ट होता है मीडिया का कि वो अनकंडीशनली इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं और इंसर्जेंट ग्रुप्स को भी प्रमोट करते हैं। तो ऐसा हमने देखा है। तो ये ओवरऑल फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपने ज्योग्राफी को भी देखा, इकोनॉमी को भी लिंक किया है, जहाँ पे आपने हिस्ट्री भी देखी है इसके रिलेटेड, जहाँ आपने पॉलिटी को भी देखा है कि पॉलिटिक्स ने किस तरह से इसे प्रमोट किया है, एंड एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल या एक्सटर्नल स्टेट्स का रोल, इंडिया में किस तरीके के एक्ट हैं, पॉलिसी मेकिंग का रोल। तो ये सब कुछ मिला करके आप अच्छे से उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। क्लियर। तो उस क्वेश्चन का आंसर तो 2017 के क्वेश्चन का आंसर तो आप सबको मिल ही गया है। अब देखते हैं इंसर्जेंसी किस तरह से स्टेट को अफेक्ट करती है, हमारी कंट्री को अफेक्ट करती है। तो इस तरीके का जो डायग्राम है, ये जो आपको एक मैप दिखाया जा रहा है, ये बताता है कि आर्म्स स्मगलिंग रूट्स हैं एंड देयर आर सम टेररिस्ट कैंप्स। तो इंडिया की बाउंड्री के साथ देखो आप म्यांमार में किस तरह से इस माना जाता है कि टेररिस्ट कैंप्स हैं। सिर्फ म्यांमार में नहीं, बांग्लादेश में भी ये माना जाता है कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो प्रमोट करते हैं इलीगली आर्म्स को। इस तरीके से आर्म्स की ट्रेडिंग होती है और वो आर्म्स इंसर्जेंट ग्रुप्स तक पहुंचते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि एक गोल्डन ट्राइंगल है। व्हाट इज गोल्डन ट्राइंगल? ये थाईलैंड, म्यांमार एंड लाओस, ये जो कंट्रीज हैं इनको मिलाकर के एक ट्राइंगल बनता है, और ये ट्राइंगल गोल्डन ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है, जहां ओपियम बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। ये इस ओपियम की जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, इलीगल इलिसिट ट्रेडिंग होती है, और कहा जाता है कि ये जो एरिया हमारा नॉर्थ ईस्ट का है, इट इज़ इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद दिस गोल्डन ट्राइंगल। तो यहाँ पर इलीगल ट्रेडिंग ड्रग्स की और इस तरीके की आर्म्स की प्रमोट होती है। क्लियर। जब भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ होंगी तो इससे क्या आएगा, मनी डेवलप होगा, और जो वो मनी आएगा उसको यूज़ करा जाता है दीज एक्टिविटीज़ के लिए, इन इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ के लिए, आर्म्स को खरीदने के लिए एंड इंसर्जेंसी को और ज़्यादा फैलाने के लिए। क्लियर। सो दिस मैप कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग इट, प्लस यू शुड ऑलवेज कोट गोल्डन ट्राइंगल वाइल राइटिंग द आंसर विद रिस्पेक्ट टू इंसर्जेंसी, क्योंकि ये एक दो डिस्टिंक्ट टॉपिक कहीं ना कहीं रिलेटेड भी हैं। कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, जो आपको पता होने चाहिए। सारे नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ओवरव्यू ले लीजिए। बाकी हम इन सभी मिलिटेंट ग्रुप्स को क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे अपने, जब हम टॉपिक्स को इंडिविजुअली देखेंगे। जैसे नागालैंड का आपको पता होना चाहिए, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आसाम के रिस्पेक्ट में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, ये उल्फा, ये आपने नाम सुना ही होगा। इधर अगर हम देखें मणिपुर में, तो मणिपुर में एक सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का, जो मैंने बताया, उसका भी रोल है। बाकी एक इस तरीके से नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF भी, और या पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी रिस्पॉन्सिबल है। दिस पार्ट वी विल सी टुडे।
त्रिपुरा की अपनी वही है कि नेशनल वॉलंटियर फोर्स, और एक दो नाम आपने याद करे ये काफ़ी है, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन सब की पूरी हिस्ट्री भी जानने की ज़रूरत नहीं है। नागालैंड को हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं इंसर्जेंसी इन नागालैंड। नागालैंड में आपको पता होगा नागा हिल्स है, और ये आपका नागालैंड है। नागा हिल्स में जो नागा ट्राइब हैं, इस तरीके के ट्राइब्स वहाँ पर लोग होते हैं। दैट इज़ वेरी एथनिक कम्युनिटी, और वहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ट्राइब्स हैं। ये शुरू होती है कहानी जब एक नागा नेशनल काउंसिल बनता है 1946 में। इस काउंसिल से पहले 1945 में नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल बनता है। क्लियर? ये काउंसिल बाद में नागा नेशनल काउंसिल बनाया जाता है, और इसकी जो लीडरशिप थी, जो मैंने फिजो की फोटो दिखाई थी आपको, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अल्टीमेटली 1947 में क्या होता है, ये डिक्लेयर कर देते हैं कि नागालैंड इंडिपेंडेंट स्टेट है। क्लियर? क्योंकि 1946 में जब ये नागा नेशनल काउंसिल बनती है, तो उसका ये मतलब उसका ये फंक्शन था, ये देखना था उसको कि इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगी नागालैंड ग्रुप की, या हमारे जो इनका जो ट्राइबल एरिया है उसकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ क्या रहेगी जब ब्रिटिश यहाँ से छोड़ करके जाएंगे। और ये जो इंडिपेंडेंस है ये जब घोषित हो जाती है, तो इसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट के साथ क्या शुरू होती है, नेगोशिएशन शुरू होती है। क्लियर? तो आपको पता ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किस तरह से इंडिया को इंटीग्रेट किया था, और वहाँ पर इंटीग्रेशन में ये कन्वर्सेशन इन रीजनल ग्रुप्स के साथ भी होती है। अब आपको यहाँ पर एक बेसिक आइडिया लग गया है कि किस तरह से ये शुरू होती है चीज़ें। लेकिन आज जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि आज का सिनेरियो यही है कि वहाँ पर करंट सिचुएशन है क्या, उनकी डिमांड क्या है। तो उनकी बेसिक डिमांड जो है वो ये है कि एक सोवेन नागा स्टेट बनाया जाए। मतलब ये एक सेपरेट नागा स्टेट बनाने की बात करते हैं, जिसे वो ग्रेटर नागालिम बोलते हैं। क्लियर? इसमें अरुणाचल के कुछ रीजन्स आते हैं, म्यांमार का रीजन आता है, नागालैंड तो है ही, आसाम का कुछ पोर्शन है, और मणिपुर का रीजन है। इसमें आपको बहुत इजीली आप अपने आंसर शीट में ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्रेटर नागालैंड बनाने की जो डिमांड है वो इस ग्रुप की है आज प्रेजेंटली। क्लियर? और इसमें रीजन्स जो है वो नागालैंड मैंने आपको बताई दिए हैं, ये आप देख ही सकते हैं। इनका ऐसा मानना है कि हमारा एक सेपरेट फ्लैग होना चाहिए इस तरीके का, ठीक है, रेनबो आता है इसमें फ्लैग में, और इनका ये मानना है कि हमारा एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। ये इनकी प्रेजेंट डिमांड्स हैं। कुछ डिमांड्स क्या है कि इंडिया ने बिल्कुल मना कर दिया है कि ये हो ही नहीं सकता, यू कैनॉट टॉक अबाउट दीज थिंग्स, दो इस तरीके की वो स्टिल डिमांड चीज़ें करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं स्टोरी में। स्टोरी में मैंने आपको बताया 1945 में नागा हिल डिस्ट्रिक्ट बनता है। 1946 में वो रिकॉग्नाइज हो जाता है एज अ नागा नेशनल काउंसिल। उस काउंसिल का पर्पस ही ये था कि वो रिलेशन एस्टेब्लिश करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि क्या फ्यूचर रहेगा नागा रीजन का आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिशर्स। लेकिन जून में क्या होता है कि जो गवर्नर थे आसाम के, ये गवर्नर थे आसाम के उस टाइम पे, नाम आपको नहीं याद रखना है, उनके साथ एक 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन होता है। ये मैं आपको भी बताऊंगा 9 पॉइंट एग्रीमेंट क्या है। फाइनली एक इंडिपेंडेंस जब आज़ादी होती है तो नागालैंड रीजन जो काउंसिल होता है वो अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि हम भी इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ये 9 पॉइंट एग्रीमेंट क्या थे? तो 1947 में ये 9 पॉइंट एग्रीमेंट बताते हैं कि एक जुडिशियली, एग्जीक्यूटिव लेवल पर और लेजिस्लेटिव लेवल पर बिल्कुल ऑटोनॉमी रहेगी नागालैंड की या नागा लोगों की। लेकिन आने वाले 10 साल तक इंडिया एक गार्जियन पावर की तरह नागालैंड को सपोर्ट करेगा, और उसके बाद उन लोगों को आज़ादी मिल जाएगी, ऑटोनॉमी इन चीज़ों पर दे दी जाएगी। लेकिन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती है, बैठती है, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस तरीके के अकॉर्ड को रिफ्यूज कर दिया जाता है रेटिफाई करने से। ऐसा माना जाता है कि हम किसी भी रीजन की इस तरह से ऑटोनॉमी अगर मानेंगे तो फ्यूचर में इंडिया के टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके के जो 9 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ उसको रिफ्यूज कर दिया गया। अब ये एक रिसेंटमेंट, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, जहाँ रिसेंटमेंट आ गया कि हमें तो एक सेपरेट स्टेट की मांग थी, हमें तो एक सेपरेट स्टेट चाहिए था, पर आप लोगों ने हमें ज़बरदस्ती अपने कंट्री के साथ जोड़ लिया है। इसके बाद क्या होता है, सोवेन नागा स्टेट बनाने के लिए ये जो हमारी बॉडी थी नागा नेशनल काउंसिल, ये एक रेफरेंडम कराती है 1951 में,
ये रेफरेंडम में 90% से भी ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि हाँ हमें एक सेपरेट स्टेट बनना है। इस रेफरेंडम के बाद शुरू होता है रिवॉल्ट, जहाँ फीजो रिवॉल्ट करते हैं इस नागा नेशनल काउंसिल के अंडर, और 1955 तक तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एक फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की बात हो जाती है और आर्म्ड रिबेलियन तक शुरू हो जाता है। जब आर्म रिबेलियन शुरू हो जाएगा तो 1956 में सेंटर क्या करती है, आर्मी भेजती है पीस को और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और जब एक बार आर्मी आती है तो वहां पर सप्रेशन शुरू हो जाता है इस तरीके के वायलेंट ग्रुप्स का। जब इस तरीके का वायलेंस को रोकने के लिए आर्मी बीच में आ जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, बातचीत करना शुरू करती है। गवर्नमेंट मना कर देती है कि हम फीजो के साथ बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने वायलेंस का रास्ता चूज किया है। हाउएवर वो डिस्कशन शुरू करते हैं अदर मॉडरेट लीडर्स के साथ, जिनका यह मानना था कि ठीक है हम इंडिया के अंडर तो रह सकते हैं लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं जो माननी पड़ेंगी। फीजो या उनसे रिलेटेड जो लोग थे उन ग्रुप का यह मानना था कि हमें तो सेपरेट स्टेट ही चाहिए। अल्टीमेटली होता क्या है कि 16 पॉइंट एग्रीमेंट साइन होता है। ये पॉइंट एग्रीमेंट 1960 में साइन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहां के इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ। इसमें यह माना जाता है कि नागालैंड को एक नागा स्टेट घोषित कर दिया जाएगा, सेपरेट कंट्री नहीं, एज अ स्टेट। सेकेंड पॉइंट ये बोला जाता है कि गवर्नर ऑफ नागालैंड भी अपॉइंट किया जाएगा जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होगा। तो जैसे एक स्टेट फंक्शन करती है, गवर्नर होता है वहां का, तो गवर्नर नागालैंड में भी होगा। नागा पीपल को पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, राइट। और ऐसे 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो पार्लियामेंट में आएंगे। इसके अलावा यह बोला गया कि ऐसा कोई भी एक्ट पास नहीं किया जाएगा जो नागालैंड की रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट हो या उन्हें अफेक्ट करे। तो कल्चरल एंड कस्टम जो है नागालैंड के वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे, उसके अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं आएगा। तो इस तरीके के पॉइंट्स रखे गए। इसके अलावा ये भी बोला गया कि नागा रेजिमेंट नाम की एक सेपरेट आर्म्ड फोर्स बनाई जाएगी, विच वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड अल्टीमेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस भी रहेगा जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वहां के लोगों के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोमिसेस करे फाइनेंशियल असिस्टेंस के, और एक ग्रेटर लोकल गवर्नमेंट की भी बात बोली गई कि नागा ट्राइब्स की अपनी जो ग्रेटर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उससे भी हम एग्री करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक सेपरेट कंट्री बना दिया जाएगा, वो डिमांड आपकी खत्म होती है, राइट। तो इस तरह से 1960 में जब ये एग्रीमेंट हुआ तो 1963 में क्या हो जाता है, नागालैंड एक स्टेट बन जाता है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसके बाद भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो होती हैं। हमें उसकी अब डिटेल में नहीं जाना, हमें बस ये पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली जब बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स कुछ होते हैं जो वायलेंस करते हैं तो एक अकॉर्ड साइन होता है 1975 में। अकॉर्ड गवर्नमेंट के साथ साइन होता है और वहाँ ये बोला जाता है कि नागालैंड अपनी जो डिमांड है सेसेशन की उसे ख़त्म कर देगा। ऐसा माना गया था कि 1963 में जब स्टेट का उसको दर्जा मिल जाएगा तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो ख़त्म हुई नहीं। फिर भी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उन्होंने सरेंडर किए अपने आर्म्स। जो ग्रुप्स थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उन्होंने डिमांड को भी क्या किया, अनाउंस कर दिया कि हाँ जी हम अपनी डिमांड वापस लेते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, और गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके अंडर ही नागालैंड रहेगा। पर यहाँ से एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है। ये स्टोरी शुरू होती है इन लोगों से, ये आइसेक एंड मूविया, ये जो लोग हैं ये लोग इस अकॉर्ड से एग्री नहीं करते और ये इस अकॉर्ड को रिजेक्ट कर देते हैं। और अब एक बॉडी बनती है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जो 1980 में बनाई गई। मैं आपको बता दूं यही वो NSCN है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इसकी वजह से गवर्नमेंट आज थोड़ी सी परेशान है। 1980 में ये बॉडी बनती है, ये लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। आपको नाम याद नहीं रखना, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है। 1988 में क्या होता है, ये ग्रुप में दरार आ जाती है, ये स्प्लिट कर जाता है अपनी आइडियोलॉजी की वजह से। एक ग्रुप बन जाता है के और एक बन जाता है IM। I और M, यहां पर I स्टैंड्स फॉर आइसेक और M फॉर मुइवा। K स्टैंड्स फॉर यहां खापलांग। तो ये NSCN खापलांग ये वो ग्रुप है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है, जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज कर रहा है, वायलेंस कर रहा है। और ये IM वाला जो ग्रुप है ये ऐसा मानता है कि ठीक है हम इंडिया के अंडर तो रह सकते हैं लेकिन हमें कहीं ना कहीं सेपरेट फ्लैग या सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलाउ किया जाए। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो इन दो ग्रुप्स में है। और ये ग्रुप है जो कंप्लीटली डिमांड करता है कि इंडिया से अलग होना है, हमें एक नागालैंड बनाना है। ये ग्रुप सिर्फ इंडिया में नहीं, म्यांमार में भी अपने एक्टिविटीज को कर रहा है, वहां से भी इंडिया पर अटैक करता है।
यही वो ग्रुप है जिसके अगेंस्ट इंडिया ने क्या किया था, 2015 में एक सर्जिकल स्ट्राइक भी करी थी। क्लियर। और इन्हीं का क्लेम था कि हमने एम्बुश करके इस तरह से मणिपुर में क्या किया है, वायलेंस क्रिएट किया है। तो आप देख रहे हैं कि जब न्यूज़ में IM आता है और K आता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। और आजकल जो न्यूज़ है वो इस रिस्पेक्ट में चलती है, और जब वायलेंस की बात होती है तो ये आता है। ये वो दो नाम है जो आपको याद रखते हैं, IM और K का मतलब क्या है, IM का मतलब क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब 2015 में फाइनली एक नागा पीस अकॉर्ड साइन हुआ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर मेंस परस्पेक्टिव। 2015 में ये अगस्त में हुआ था और ये बहुत ही यूनिक अकॉर्ड है, जहां ये बोल दिया जाता है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल ये है कि डेमोक्रेसी सोवेनिटी लाइज विद द पीपल। लोगों के हाथ में ही सत्ता है, वहां पर प्रॉपर डेमोक्रेसी आनी चाहिए। और ग्रेटर नागालैंड की जो डिमांड है वो NSCN को क्या कर देनी चाहिए, गिव अप कर देनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये अकॉर्ड जब बोलते हैं साइन हुआ है या हम बोलते हैं कि ये चल रहा है, हो गया है, तो देखो ये ना अभी नेगोशिएशंस में है, ये न्यूज़ में आता रहता है, ये मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड मोर। लेकिन यहाँ पे मोदी जी बैठे हैं, देखिए। और ये कौन है, ये आपके पीछे जो फोटोग्राफ मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, तो ये वही हैं जो NSCN IM ग्रुप के एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर हैं। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से ग्रेटर नागालैंड की डिमांड को बना कर दिया गया है। और एलिजेंस की बात करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ आप जुड़ जाओ। NSCN IM इस बात से एग्री भी करता है। ऐसा भी बोला गया कि अब रिस्टोर पीस रिस्टोर करनी है और नागा नॉर्थ ईस्ट की प्रॉस्पेरिटी की बात करनी है। तो ये नागा अकॉर्ड है टोटल। अब इसकी समरी देखें तो आप देख सकते हैं कि 1945 में नागा हिल डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल बना। 1946 में आप देख रहे हैं नागा नेशनल काउंसिल बनता है, ठीक है, उसकी लीडरशिप फिजो के पास होती है। क्लियर। 47 में नागा नेशनल काउंसिल अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। 47 में आप देख रहे हैं कि आसाम के गवर्नर क्या करते हैं, 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करते हैं। 1955 में इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाती है, डिस्टर्ब्ड एरिया हम इसको घोषित कर देते हैं। जब हम इसको डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करेंगे तो क्या होगा, 1958 में फिर आफ्सपा लॉ लग जाएगा, आफ्सपा एक्ट लग जाएगा, आर्म्ड फोर्सेस का स्पेशल पावर का। अल्टीमेटली 1960 में एक अकॉर्ड साइन होता है और 63 में नागालैंड बॉर्न हो जाता है। 64 में कुछ सीज फायर के एग्रीमेंट साइन होते हैं, वो होते रहेंगे। 1975 में शिलोंग अकॉर्ड, ये मैंने आपको बता ही दिया है। 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बनती है। ये बनने के बाद ये डिवाइड हो जाती है 1988 में NSCN के और IM में। 97 में ही NSCN IM सीज फायर साइन कर लेता है गवर्नमेंट के साथ। कापलांग भी कहीं ना कहीं क्या करता है, सीज फायर को साइन तो करता है लेकिन वो उसको ब्रेक कर देता है। और फिर किस तरह से 2015 में नागा पीस अकॉर्ड साइन होता है। आज भी जो वायलेंट एक्टिविटीज़ हैं वो ये ग्रुप चला रहा है, एंड देयर इज स्टिल अ नेगोशिएशन गोइंग ऑन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड नागा ग्रुप्स। सो दिस वॉज द होल स्टोरी फॉर नागालैंड। नेक्स्ट स्टोरी हम देखते हैं इंसर्जेंसी मणिपुर में किस तरह से है और उसके क्या रीजंस हैं। मणिपुर ये स्टेट देखिए, ये यहाँ मणिपुर है, ये रीजन है मणिपुर। मणिपुर का जो ये ऊपर का रीजन है, ये आपको पता चल ही गया होगा कि ये नागालैंड के अंदर लेने की बात है। तो नागा ट्राइब्स यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर जो लड़ाई है वो कम्युनिटीज के बीच में है। एक तरफ नागा ट्राइब्स हैं और दूसरी तरफ है कुकी ट्राइब्स। कुकी ट्राइब्स जो नीचे की तरफ है, आउटसाइड पेरीफेरी बट साउदर्न साइड। ये आप कुकी ट्राइब का बैम्बू डांस देख रहे हैं। क्लियर। ये एक माइती ट्राइब है। माइती ट्राइब हिंदू ट्राइब है और ये सेंटर में है। तो ऊपर नागा है, नीचे की तरफ चारों तरफ कुकी है और सेंटर में माइती ट्राइब्स है। इन ट्राइब्स की आपस की लड़ाई है जो मणिपुर में इंसर्जेंसी को प्रमोट कर रही है। क्लियर। यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है दैट इज यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, UNLF। ये 1964 में बनी। ये आप देख रहे हैं नागालैंड किस तरह से मणिपुर का एरिया नागालैंड में लेने की बात है। तो वायलेंस जो नागा ग्रुप का है वो कहीं ना कहीं स्पिल ओवर हो रहा है मणिपुर में। ये एक वन ऑफ द रीजंस है इंसर्जेंसी का। दूसरा है कि भाई सबको स्टेटहुड दिया, नागालैंड को दिया, आसाम भी, आसामीज लैंग्वेज को भी प्रमोट किया, तो हमें इतना डिले क्यों है स्टेटहुड देने में। तो आपने देखा कि मणिपुर बाद में स्टेट बनी, नागालैंड पहले बनी थी। सो ये एक कहीं ना कहीं एक रिसेंटमेंट लोगों के अंदर था जिसकी वजह से मणिपुर में इंसर्जेंसी हुई। और अल्टीमेटली दिमाग में ये तो कहीं ना कहीं लोगों के है ही कि हमें जबरदस्ती क्या किया है, कंट्री के साथ मर्ज कर दिया है। और आज के टाइम में जो कुकी ट्राइब है वो अपने लिए एक सेपरेट कुकी लैंड बनाने की बात करता है। क्लियर। लेकिन इंसर्जेंसी नागालैंड में इट इज मोर टुवर्ड्स कम्युनिटीज, एथनिक रादर देन अदर इश्यूज।
क्लियर। इंसर्जेंट ग्रुप्स मैंने आपको बताई दी हैं, UNLF। यहाँ पर आप देखें पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इस तरीके से पीपल लिबरेशन आर्मी की इस तरह से आर्मी है। पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी है एक, ये आप देख सकते हैं, ये मेंबर्स हैं। कुकी नेशनल आर्मी भी है, ये कुकी लैंड की बात करते हैं। बीच में माइती ग्रुप है और ऊपर नागालैंड के नागा ट्राइब्स हैं। सो दिस स्लाइड गिव्स यू द पिक्चर कि किस तरह से प्रॉपर आर्मीज हैं इनकी ग्रुप्स की, एंड दे अटैक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, टू द गवर्नमेंट पुलिस, सेंट्रल पुलिस और स्टेट पुलिस। मणिपुर के बारे में मैं ये बता दूं कि उसको डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करा गया था 1980 में। आफ्सपा के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है लोगों के अंदर, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। इनफैक्ट सिविल अपराइजिंग भी आफ्सपा की वजह से है। एक रीज़न मैंने आपको कम्युनिटी बताया, एथनिसिटी बताया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कहीं ना कहीं आफ्सपा भी बन गया है अब। इनफेमस मदर्स न्यूड प्रोटेस्ट, ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जहाँ पर इस तरह से ये आर्मी के ऊपर एलिगेशन भी लगाया गया कि वो बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करती है वहाँ की फीमेल्स पर, जिसके बहुत से एविडेंसेस भी मिले हैं, विच इज़ समवेयर ट्रू ऑल्सो। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी शेमफुल फॉर द कंट्री कि अगर हमारी कंट्री में इस तरीके से लोग, हमारे सिटीजन्स के ही फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वेयर डू वी स्टैंड। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है इरोम शर्मिला, जिनकी हंगर स्ट्राइक थी। ये इमेज है उनकी, 16 ईयर्स की इनकी हंगर स्ट्राइक थी। मतलब आप सोचो इनकी हंगर स्ट्राइक इतनी लंबी थी, जस्ट फॉर टेकिंग बैक दिस एक्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, कि ये एक्ट को वापस लिया जाए। कंट्री में हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने सिटीजन्स के ऊपर ही इतनी एट्रोसिटीज़ नहीं करनी है, राइट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस एरिया को कंट्रोल करें, वहाँ पर होने वाली जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रोकें। इस तरीके का कोई एक्ट अगर आता है तो उसका एक स्टिपुलेटेड टाइम होना चाहिए। ये अनलिमिटेड टाइम के लिए अप्लाई कर दिया जाए, ये गलत है। एंड ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि गवर्नमेंट को इस एक्ट को जुडिशियसली कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वो लिमिटलेस पीरियड के लिए इस एक्ट को लगा दे। इंसर्जेंट ग्रुप्स को रोकने के लिए आर्मी को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि यही रास्ता है, नहीं तो दीज पीपल आर एवरीवेयर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज क्रिमिनल एक्टिविटीज देयर। तो इस तरीके का आफ्सपा के ऊपर आपके लिए एक लोन क्वेश्चन भी फ्यूचर में बन सकता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या इसमें पावर्स दी जाती हैं ऑफिसर्स को, क्या इसके रेपरकशंस है जो हमारी कंट्री देख रही है। तो वहाँ पर आपको मणिपुर इंसर्जेंसी, इनफैक्ट मणिपुर ही नहीं, बाकी एरियाज में भी जहाँ ये एक्ट लगाया गया है वहाँ ये एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे। एक इस तरीके का नेक्सस भी देखा गया है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो एक नेक्सस देखा गया है माओइस्ट और मणिपुर इंसर्जेंट्स के बीच में। माओइस्ट टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है कि वो नेक्सलिज्म का किस तरह से रेड कॉरिडोर है, लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो एक नेक्सस है मणिपुर के रिस्पेक्ट में, अगर हम बात करें तो एक नेक्सस है इस तरह के माओइस्ट और मणिपुर इंसर्जेंट्स में। और जब भी वो कोई प्रॉब्लम होती है ना और सरकार को जो है उन्हें परेशान करना होता है तो वो नेशनल हाईवे 37 ब्लॉक कर देते हैं। ये नेशनल हाईवे 37 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका एग्जैक्टली लोकेशन पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये मणिपुर के इम्फाल रीजन से लेकर के आसाम तक जाता है। ये रहा, अब इसको यहाँ पे मैप में देखो तो ये आसाम का रीजन है, ये मणिपुर का रीजन है और ये आपका नेशनल हाईवे 37 है। इस तरीके की न्यूज़ भी आती है कि किस तरह से लोकल्स ने 37 हाईवे को ब्लॉक कर दिया क्योंकि 3 नागा यूथ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो अब वो लोकल्स बोल दिया जाता है, वो कुछ लोग कहते हैं कि वो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, कुछ कहते हैं कि वो नेक्सलाइट पीपल हैं। वी आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट वी कैन से इज, जब भी इस तरीके की एक लाइफलाइन को रोक दिया जाएगा तो इस रीजन में डेवलपमेंट क्या होगा, वीक पड़ जाएगा। अब इतना इंपॉर्टेंट रास्ता है, उसको बीच में ब्लॉक कर दोगे तो क्या होगा, लाइफलाइन की तरह ये तो एक, तो अब उसको ब्लॉक कर दोगे, उसे खोलने के लिए फिर उनकी लोगों की बातें माननी पड़ेगी। एंड दिस गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर दोज पीपल हु आर इंसर्जेंट, उनके लिए बहुत आसान है गवर्नमेंट को परेशान करना, राइट। तो ये प्लीज नेशनल हाईवे 37 आप याद रखिएगा। ये हमारा टॉपिक था जो रिलेटेड था इंसर्जेंसी विद रिस्पेक्ट टू नागालैंड एंड मणिपुर। यहाँ पर आपने देखा इंसर्जेंसी क्या होती है, इंसर्जेंसी के साथ साथ आपने उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, उसकी ज्योग्राफी, उसकी पॉलिटी के रिस्पेक्ट में देखा कि क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं इस इंसर्जेंसी को इस एरिया में या नॉर्थ ईस्ट में फैलाने के लिए। नॉर्थ ईस्ट में किस किस तरीके से स्टेट्स के सीक्वेंस में बनी, अल्टीमेटली हमने नागालैंड और मणिपुर में इंसर्जेंसी कैसे हो रही है ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी स्टेट्स को डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि अल्टीमेट चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।